अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मीटिंग्स की अहम तरीन तफसीलात लीक हो गई और खास तौर पर वो तफसीलात लीक हुई हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब के मुकदमात से है और इमरान खान साहब की हिरासत से है और इमरान खान साहब के वकला की तरफ से मुख्तलिफ आला शख्सियात जो अदालती शख्सियात हैं उनके साथ राब्तों का है। और ये अहम तरीन और हसास तरीन डाटा लीक हो गया है। और इन मुलाकातों में जो जो गुफ्तगू हो गई थी इन कोर कमेटी मीटिंग्स के अंदर जो जूम के ऊपर हुई थी उनकी जो रिकॉर्डिंग्स थी और इसके साथ साथ पीटीआई के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिन शख्सियात के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा था, पैगाम रसानी की जा रही थी, उन तमाम की तफसीलात जो है वो उस जगह पर पहुंच गई हैं जहां पर ये तफसीलात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। आप समझ जाएं, क्योंकि इस मीटिंग्स के अंदर जहां पर इमरान खान साहब के अदालती मुआवनत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ गुड टू सी यू वाली चीज़ें चल रही थी, वहां पर उसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सरबरा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सरकर्दा शख्सियात के बारे में भी इंतहाई नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। और इसके साथ साथ इन शख्सियात को किस किस मौके पर कहां पर किस किस तरीके से ट्रोल किया जाना है, इनकी किस तरीके से करैक्टर असैसिनेशन की जानी है, इनको किस तरीके से दबाव में लाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को इस्तेमाल किया जाना है, ये तमाम स्ट्रेटजीज भी इन्हीं कोर कमेटी मीटिंग्स में जो है वो तय की गई थी और ये वाली तफसीलात भी लीक हो गई हैं। जिसके बाद ये तफसीलात जहां पर पहुंची हैं वहां से जो इमरान खान साहब के लिए गुंजाइशें थी वो तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। और शायद यही वजह है कि इन ऑडियोज़ के, इन वीडियोज़ के, इन जूम मीटिंग्स की डिटेल्स के लीक होने के बाद पीटीआई की लीगल टीम के सरकर्दा अफराद, इमरान खान साहब के वकील और सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के एक अहम तरीन लीडर की गिरफ्तारी के लिए जो छापे हैं वो मारे जा रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान। और कुछ पीटीआई के लीडर्स और जो लीगल टीम के अरकान हैं और ख़ास तौर पर वो लीगल टीम जो इमरान खान साहब के मुकदमात लड़ रही है उसको हेड करने वाली जो शख्सियात हैं, जो लीगल उनके जो जिसे हम कह सकते हैं कि एडवाइज़र्स हैं, वो जनाब अंडरग्राउंड चले गए हैं। और उसमें से एक ने तो बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया पर आकर इस बात की तस्दीक भी कर दिया कि पाइन में अंडरग्राउंड जा रहा है क्योंकि किसी भी लम्हे मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये क्या कहानी है, इसको ज़्यादा तफसील के साथ बताने से पहले ज़रूरी है कि इसका ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं। आपको याद है कि जब मौजूदा हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे और आखिरी 7 दिन के अंदर तकरीबन 75 के करीब बिल्स थे जिनको मंजूर किया गया था। और एक बिल ऐसा था जिसकी मंजूरी के लिए जब वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हड़बौंग मच गई थी। वहाँ पर जो है इसके ऊपर बड़े लते लिए गए थे हुकूमत के, और बल्कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर और साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी साहब ने तो इस बिल की कॉपियां भी फाड़ दी थी, हवा में उन्होंने बिखेर दिया। तो उन्होंने कहा जनाब आज पाकिस्तान के आईन का, पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान के शहरी और सियासी आज़ादियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया है अगर इस बिल को उसी तरीके से मंजूर कर लिया गया जिस तरीके से यहाँ पर भेजा गया है। और उसके बाद चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजानी साहब ने इस बिल को विड्रॉ भी कर लिया था और उसको कमेटी में भी भेजा था। और कमेटी में जाने के बाद इस बिल की मुतनाज़ा शिकों को निकाला गया था और उसके बाद इसको मंजूर कर लिया गया था। जब ये उसके बाद आपको पता ही है कि इन बिल्स की मंजूरी के बाद इसने जाना होता है सदर साहब के पास और सदर साहब ने इसको मंजूर करना होता है या मुस्तरद करके इसको वापस भेजना होता है पार्लियामेंट में। और फिर पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत के साथ या दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास ने इसको मंजूर करके भेजना होता है। और उसके बाद फिर सदर साहब की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती, ये ऑटोमेटिकली खुद ही नाफिजुल अमल हो जाता है। जब ये मौजूदा हुकूमत ने जो है वो दर्जनों के एतबार से ये बिल्स ईवान सदर भेजे तो उसमें से कुछ बिल्स को मंजूर कर लिया गया था, कुछ बिल्स को सदर साहब ने अपने पास ही रोक लिया था। और उसके बाद ये पता चला था कि 13 के करीब बिल्स ऐसे हैं जिनको ईवान सदर से जो है वो कबूलियत की सनद नहीं बख्शी गई। और उन्हीं बिल्स के अंदर एक बिल था
जनाब जिसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल, और दूसरा बिल था आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। और इन्हीं बिल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लैदे हो रही थी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, और इन्हीं दो बिल्स की मंजूरी को सदर साहब ने रोका था। जैसे ही ये तफसीलात सामने आती हैं कि जनाब ये जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आला अदालती शख्सियात के हवाले से बातें की गई हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो फिर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसका हरकत में आना बनता था। और उसके बाद ईवान सदर को एक सख्त किस्म का पैगाम भिजवाया गया, और ईवान सदर ने उसके बाद ये जो दो बिल्स उन्होंने रोके हुए थे, अचानक कल शाम को या आज सुबह उन्होंने इन दोनों बिल्स को मंजूर कर लिया है, और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन चुके हैं। अब एक जानिब ये कानून बन चुके हैं और इन कानून के तहत इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी है, और उस कार्रवाई से पहले जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से इसी हवाले से एक मीटिंग हुई थी शारिया दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत में एक अहम तरीन अदालती शख्सियत के साथ और एक और आइनी इदारे के सरबराह की। ये मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो खुल के नहीं बल्कि इशारों के अंदर बयान कर रहा हूँ। इस मुलाकात के अंदर एक इदारे के अहम तरीन अफसर भी मौजूद थे, और वहाँ पर जब ये मुलाकात हो रही थी तो उस मुलाकात में इंतखाबात के हवाले से कुछ गुफ्तगू भी हुई। इंतखाबात के हवाले से जो बताया गया कि जनाब ये वजूहात हैं, ये आइनी प्रोविजंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रुकावटें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिसकी वजह से वो 90 दिन में इंतखाबात नहीं करा सकता, और उनकी ये मजबूरी बन चुकी है कि वो सबसे पहले डीलिमिटेशन करे, और डीलिमिटेशन करने के बाद यानी नई हल्का बंदियाँ करने के बाद इंतखाबात कराए। और उसमें जो मौजूद थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शख्सियत, उन्होंने आगाह किया कि जनाब ये जो डीलिमिटेशन है और ये जो डिजिटल सेंसस है, डिजिटल मरदमशुमारी है, इसका फ़ैसला मौजूदा हुकूमत ने या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने नहीं किया था, बल्कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने इसका फ़ैसला किया था। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर ही काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में इस बात का फैसला कर लिया गया था कि अगले इलेक्शंस जो हैं वो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर था कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर ना डिजिटल मरदमशुमारी हुई और ना ही नई हल्का बंदियों की नौबत आई। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने जाने से पहले इन हल्का बंदियों की चूँकि अब मंजूरी दे दी है, काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, लिहाजा ये अब एक आइनी रिक्वायरमेंट बन गई, जहाँ जिसके पर वो जो सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत है शारिया दस्तूर पर, उसके जो सरबराह है उन्होंने बताया कि जनाब हम आइन और कानून के पाबंद हैं और हमने आइन और कानून के ऊपर ही अमल दरामद करना है, और जो आइन कहता है हमने आइन की सरबुलंदी के ऊपर ही कायम रहना, हमने इससे पीछे नहीं हटना। जिस पर जो एक और इदारा था जिसे हम कह सकते हैं कि वो इदारा एक अहम तरीन हसास इदारा है, उसकी जो शख्सियत थी जो वहाँ पर मौजूद थी, उसने ये बात उनको कही। उसने कहा जनाब ये बात तो सबको मालूम है, ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, किसके दिल में क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, किसने क्या करना है गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। अलबत्ता अगर हम ज़मीन की बात करें, इस दुनिया की बात करें और इस दुनिया में पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान में इस्लामाबाद की बात करें या अहम तरीन आइनी ओहदेदारों की बात करें, तो उनके दिलों में क्या है, उनके दिमाग में क्या है और उनकी ज़ुबान से क्या क्या अल्फाज अदा हो रहे हैं और किसके साथ किस गुफ्तगू के अंदर कौन सी बात की जा रही है, ये हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। रावी का ये कहना है कि ये जुमला सुनने के बाद इस्लामाबाद में शारिया दस्तूर पर बनी सफ़ेद पत्थरों से बनी इमारत के अंदर जो मौजूद शख्सियत थी जिससे ये मिलने गए थे, उनके जनाब तोते, परिंदे, चिड़ियाँ, कां सारे उड़ गए। और उसके बाद जितनी देर भी मुलाकात रही है, ना आइन की बात हुई, ना कानून की बात हुई और ना ही इलेक्शंस की बात हुई। उसके बाद दीगर अमूर के ऊपर गुफ्तगू होती रही। ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब इमरान खान साहब की लीगल टीम है और उसके मेंबर हैं शेर अफजल मरवत साहब।
ٹھیک ہے جی. شیر افضل مروت صاحب نے انڈر گراؤنڈ وہ ہو گئے ہیں, لاپتہ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ان کی جان کو خطرہ ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں آنے سے. اب اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا جس کا ذکر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا, یعنی عمران خان صاحب کی کور کمیٹی کی ہونے والی زوم میٹنگز, اور وہاں پر جو ان کے اپنے مختلف واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے واٹس ایپ گروپس, وہاں پر ہونے والی جو گفتگو ہے وہ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. اور انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا نہ صرف برا بھی منایا ہے, بلکہ انہوں نے اس بات کا اپنے ٹویٹس کے اندر ذکر بھی کیا ہے, اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر جو لوگ غدار ہیں, انہوں نے میری جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کی وجہ سے میرے لیے جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو گئے ہیں. شیر افضل صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اور اسی ٹویٹ کو کوٹ کیا ہے جناب عادل راجہ صاحب نے بھی. اور اس ٹویٹ کے اندر جو ہے شیر افضل مروت صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت اور کور کمیٹی کے غداروں نے میری جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے. پی ٹی آئی کور کمیٹی میں غداروں کی موجودگی کسی شک و شبے سے بالاتر ہے. انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاسوں کی ریکارڈنگز مخالفین اور حتیٰ کہ میڈیا والوں تک کو بھی پہنچائی ہیں. چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ لیگل ٹیم کی زوم میٹنگز کی تفصیلات ریکارڈنگز بھی باہر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے, جس نے میری زندگی اور آزادی کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے. میں پہلی بار زیر زمین انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہوں. مجھے کسی بھی وقت نامزد ٹیم کے ہاتھوں پکڑا جا سکتا ہے. میں نے پارٹی میں موجود لوگوں کو بتایا اور میرا پیچھا کرنے والوں کے بارے میں آڈیو پیغامات ریکارڈ کیے. کل میں رپوش ہو گیا اور مجھے یقین نہیں کہ میں محفوظ ہوں, لیکن میں نے اپنا پیچھا کرنے والوں کی شناخت کر لی ہے اور لاپتہ ہونے کی صورت میں قانونی کارروائی کے لیے ان کے نام وکلا کے ایک گروپ کو بھیج دیے ہیں. پارٹی کے ایک انتہائی قریبی حلقوں میں لوگوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اگر پارٹی کے متعلقہ افراد نے مجھے اجازت دی اور اگر میں شکار ہونے سے بچ گیا تو بہت جلد غداروں کے نام بتاؤں گا. یہ انہوں نے جناب ٹویٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو گفتگو تھی وہ گفتگو اس نوعیت کی تھی ان زوم میٹنگز کے اندر جو پہنچی ہے ان لوگوں کے پاس جہاں پر یہ گفتگو نہیں پہنچنی چاہیے تھی, جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سرکردہ شخصیات حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, اور بہت ہی ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو عام حالات میں نہیں کی جا سکتی. یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کس کو کس طریقے سے ٹرول کرنا ہے, کون سا چینل کس کے لیے کس وقت استعمال کیا جائے گا. اور پھر انہی میٹنگز کے اندر جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی کس کس شخصیت کے ساتھ, چونکہ یہ لیگل ٹیم ہے ان کا رابطہ لیگل شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ساتھ, اہم ترین شخصیات کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جناب ہماری اس معاملے پہ کس کے ساتھ کیا بات ہوئی, کس نے ہمیں کون سی گارنٹی دی, کس نے اپنی کس حوالے سے معذوری کا اظہار کیا, یہ تمام گفتگو یہاں پر موجود تھی. اور ان ساری گفتگو کے اندر ایک اور شخصیت تھی, یعنی وہ جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ سیال کوٹ کی ایک پی ٹی آئی کی شخصیت کے ساتھ تھی. سیال کوٹ کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, اور یہ پچھلے 2018 کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا, اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے خلاف الیکشن لڑا تھا. اب ان کے بارے میں ان کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر, ان کی فیکٹریوں پر, ان کی دیگر جو بھی ان کے ویئر اباؤٹس ہیں وہاں پر نہ صرف چھاپے مارے جا رہے ہیں بلکہ ان کو سیل بھی کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری 9 مئی اور اس طرح کے دیگر واقعات نے بھی پی ٹی آئی کی صحت پر کسی طرح کے کوئی اثرات نہیں ڈالے. وہ اب بھی اپنی اسی لائن پر قائم ہیں, اپنی اسی سوچ پر قائم ہیں جو اس سے پہلے
پہلے وہ موجود تھے اسے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے کسی طور پر تیار بھی نظر نہیں آ رہے اور آمادہ ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور نئی جنگ چھیڑنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کل نگران کابینہ کے پہلے ہی اجلاس میں جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک لا علاج بیماری سے تشبیہ دی تھی۔ نام نہیں لیا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کا، لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ جناب جو 9 مئی کے میں ملوث افراد ہیں ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں ان کو میں تشبیہ دوں گا ایڈز کے مرض سے، یعنی ایڈز بھی لا علاج ہے اور یہ لوگ بھی لا علاج ہیں، اور لا علاج جو ہے نا وہ کہتے ہیں ڈنڈا پیر بگڑیاں دا تگڑیاں دا، تو یہ سچویشن ہے، اور ڈنڈا اب جو ہے وہ اب حرکت میں آنے جا رہا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کے بعد ان کے جو یہاں پر چیلے چانٹے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر لیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب اس کی ایک ہی مثال ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔